बच्चों आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 की जो आपकी पुस्तक है इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 4 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के सही और छोटे छोटे उत्तर बताए जाएंगे। तो बच्चों आपको कोई भी प्रश्न देख करके सॉल्व करना हो पाठ 1 से लेकर के तो 4 तक, तो इस वीडियो को देखकर आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम आपका पाठ 1, 2, 3 और पाठ 4 तक सॉल्व करेंगे। बच्चों सबसे पहले आपका अध्याय 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। जैसे कि बच्चों देख सकते हैं आपको ऊपर साइड बच्चों आपको प्रश्न दिया रहेगा और जस्ट नीचे हमने उस प्रश्न का उत्तर लिख रखा है। ठीक है, ऐसे ही करके बच्चों आपको पाठ 1 से लेकर के तो जो आपका लेसन है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो बच्चों आपका अध्याय 4 है यहाँ तक हम सभी क्वेश्चन और सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो बच्चों अध्याय 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 1 का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सबसे पहले अध्याय 1 सोल्व करेंगे, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इस एक ही वीडियो में आपको सभी प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। बच्चों सबसे पहले अध्याय 1 में आपको इस प्रकार का बॉक्स दिया है, इसमें आपको लिखना है हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीडड्रिल। ठीक है, इसके बाद में जो नीचे आपको इस टाइप के बॉक्स दिए हैं, एक में लिखोगे हसिया, सेकंड में फावड़ा, तीसरे में कल्टीवेटर, चौथे में हार्वेस्टर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे चलो फसल बोएं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे बच्चों, पहले वाले में बुआई, सेकंड में खाद एवं उर्वरक, तीसरे में बच्चों आप लिखोगे खरपतवार से सुरक्षा, और जो आपको चौथा बॉक्स दिया है देखिए यहाँ से अच्छे से देख लीजिए। पहले में तो बच्चों आपका बुआई आएगा। ठीक है, ये बुआई थोड़ा सा मिटा है, यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा, सेम ही लिखना है। दूसरे में आपको लिखना है खाद एवं उर्वरक, तीसरे में बच्चों खरपतवार से सुरक्षा, और जो आपका चौथा बॉक्स है उसमें आप लिखोगे भंडारण। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बुआई होती है, फिर खाद उर्वरक डालते हैं, खरपतवार से सुरक्षा की जाती है, भंडारण करते हैं। अब बच्चों सही विकल्प टाइप के प्रश्न पूछे हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है सही विकल्प के आगे निशान लगाना है। गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की अवधि है तो अक्टूबर से मार्च तक है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए कौन सी विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर पौधों की जड़ों को मिले। उत्तर में आपका सी ऑप्शन ड्रिप तंत्र उत्तर है। बच्चों इसके बाद में देखते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न में पूछा है बूझो ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया, कुछ वर्षों के पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। तो जो इस प्रश्न में आपका कथन ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन। कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। इसमें आपका डी ऑप्शन बच्चों सीडड्रिल सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 3 गमले हैं, एक में मिट्टी की गोबर और खाद है और दूसरे में मिट्टी यूरिया है, तीसरे में ओनली मिट्टी है। तो जो प्रश्न में पूछा है उपरोक्त चित्र में गमले ABC तथा चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया है, बताइए कि किस गमले में पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो जो गमले ए में, क्योंकि इसमें मिट्टी भी है, गोबर की खाद भी है। ठीक है, गोबर की खाद में जो फसल होती है अच्छी होती है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब बच्चों आपके रिक्त स्थान पूछे गए हैं, दिए गए शब्दों में से चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बच्चों जो आपका पहला रिक्त स्थान है इसमें उत्तर आएगा छिड़काव तंत्र। दूसरा जो आपका रिक्त स्थान है इसमें आपका उत्तर रहेगा मछली। तीसरे रिक्त स्थान में बच्चों आपका ह्यूमस उत्तर है। तीसरे के बाद में जो बच्चों आपका चौथा प्रश्न पूछा है इसमें खरपतवार नाशी आपका उत्तर है। और पाँचवें में आपका नीम की सूखी पत्तियाँ उत्तर है। चलिए इन क्वेश्चन को देखने के बाद अति लघु टाइप के प्रश्न हम देखते हैं। भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखना है। तो फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, निम्न है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और बिहू आदि। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलें छांटिए। तो रबी की फसल है चना मटर और खरीफ की फसल है धान, मक्का, सोयाबीन और मूँगफली। बच्चों चौथे नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन। बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है, यह किस प्रकार की फसल है व इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं। उत्तर में लिखोगे बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है, इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई जून हो सकते हैं। बच्चों पाँचवें प्रश्न के बाद में छठा प्रश्न पूछा है निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूँ की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई होती है, खाद और उर्वरक डालते हैं, इसके बाद में सिंचाई करते हैं, फिर
खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, मतलब घास वगैरह जो होते हैं उसे हटाते हैं। इसके बाद में कटाई करते हैं और फिर गेहूँ का भंडारण करते हैं। तो ये हमने सही क्रम में जमाया है, आप यहाँ से देख करके कर लोगे। इसके बाद में है आपका 7वां क्वेश्चन। एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल को काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो जो 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा, किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उसे फसल को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जो 7वें नंबर की क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है। बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड्रिल का उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है? बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आएगा, खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड्रिल मशीन का उपयोग उत्तम है, क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। बच्चों 8वें नंबर के प्रश्न के बाद में 9वां प्रश्न हम देखते हैं। चित्र को पहचानिए। चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है? चित्रों के नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? तो जो सबसे पहला वाला जो चित्र है मोट का है, दूसरा रेहट का है, तीसरा छिड़काव तंत्र का है, चौथा ड्रिप तंत्र का है। अब लिखेंगे इसमें ड्रिप तंत्र का चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि इस विधि से जल की बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। और जो 10वां प्रश्न पूछा है, कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? तो उत्तर में हमारा आएगा, खेतों में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें निराई करके हटाएंगे, क्योंकि अवांछित पौधे जल पोषक जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को प्रभाव डालते हैं। अवांछित पौधों से मतलब बच्चों जैसे कि घास वगैरह फसलों के बीच में उगाती है, उसे बोला गया है। ठीक है। 10वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में है 11वां प्रश्न। एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं, अब इनमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? तो जो क्वेश्चन नंबर 11 के उत्तर में आएगा, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं, इनमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएगा एवं कमज़ोर बीज ऊपर तैरने लगेगा। बच्चे इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12। आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया है, बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारियां करेंगे और क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में आएगा, बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला करेंगे, क्योंकि इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों इसके बाद में है आपके दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न। इन प्रश्नों को समझते हैं। बूझो तथा पहेली अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे हैं। बच्चों बातचीत आपको यहाँ पर दी है, ये बातचीत आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हमसे प्रश्न पूछा है, उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। उर्वरक में कौन सा पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? उत्तर लिखोगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है? बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आएगा, मिट्टी को ह्यूमस सूक्ष्मजीव प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैविक खाद से क्या लाभ है? इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा, जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होती है एवं फसल में अधिक गुणवत्ता होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बच्चों अब है आपका चौथा प्रश्न, उर्वरक तथा खाद में फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा और क्यों? उत्तर लिखोगे उर्वरक तथा खाद में फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है, क्योंकि इससे फसल अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। अब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उर्वरकों के कोई 2 उदाहरण हमें देने हैं। तो उर्वरकों के 2 उदाहरण हैं यूरिया और पोटास। इसके बाद में बच्चों चौथा क्वेश्चन आपका है, अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखिए। तो संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं? किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए, किसान द्वारा खाद और उर्वरकों का सही प्रयोग नहीं किया गया, खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त हो गई होगी। तो ये संभावित कारण हमने दिए। अब है आपको बच्चों 15वां प्रश्न, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहां कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसके क्या संभावित कारण रहे? तो जो 15वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा, किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद एवं उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। बच्चों अब है वाला प्रश्न,
यदि आप उसकी जगह होती तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते? इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे, यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता एवं आवश्यकता के अनुसार खाद उर्वरक का उपयोग करता, समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई का कार्य पूर्ण करता। बच्चों इसके बाद में प्रोजेक्ट नंबर 1 दिया है, इसे हम समझते हैं। मूंग अथवा चने के बीज को लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए। होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। बच्चों क्या क्या परिवर्तन होंगे? 24 घंटे में अंकुरित होगा, 2 दिन में अंकुरन बनना, 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनेगा, 10 दिन में मूंग का बड़ा पौधा बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, बीजों के अंकुरन की विभिन्न अवस्थाओं को आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर दर्शाना है। तो बच्चों ये चित्र आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2। किसी खेत, पौधशाला अथवा बगीचे में भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हमें करना है। तो जो पहले में आप लिखोगे, बीज चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए होता है। सिंचाई की विधियाँ, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र हैं। अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा पौधा खराब हो सकता है। यूरिया, पोटास, NPK उर्वरक एवं गोबर खाद का प्रयोग होगा। व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं। अब बच्चों इसी में जो प्रश्न पूछा है तो उत्तर लिखिएगा कल्टीवेटर, सीड्रिल। नेक्स्ट जो आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें आप लिखेंगे ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र विधि। फिर जो आपसे तीसरा प्रश्न पूछा है इसमें लिखोगे पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। अब बच्चों जो चौथा क्वेश्चन पूछा है, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? तो प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्वयं उग करके फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फसलों के भंडारण की विधियाँ बच्चों हमें लिखनी है, तो सुखाना और छांटना। इसके बाद में अध्याय 2 बच्चों आपका आ जाता है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अध्याय 1 हमने सॉल्व किया, इसके बाद में आपका अध्याय 2 आ जाता है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, ये जो आपको बॉक्स दिया है इसमें हाँ लिखिएगा सफ़ेद, यहाँ पे हाँ सफ़ेद, यहाँ हाँ और हरी, यहाँ हाँ लिखोगे और सफ़ेद। इसके बाद में अपने विचार लिखना है, तो ये आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। बच्चों ये जो इस प्रकार से आपको बॉक्स वगैरह दिए हैं, फर्स्ट वाले में जीवाणु लिखोगे, सेकंड में शैवाल, तीसरे में कवक, चौथे में प्रोटोजोआ। इसके बाद में बॉक्स लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए उन्हें यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिखोगे, पैरामीशियम, यीस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये विषाणु वायरस है। ठीक है, चलिए ये सॉल्व कर लोगे। इसके बाद में हम देखते हैं आपके सही विकल्प। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले प्रश्न में बच्चों आपका जो उत्तर रहेगा, आपने अपनी माँ को गर्म दूध का थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण बच्चों बी ऑप्शन सूक्ष्मजीवों का जनन सही उत्तर है। बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया ग्रसित बताया, जिसका कारण क्या है? मादा एनोफिलीज मच्छर का काटना। सी ऑप्शन सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्मजीवों के द्वारा नहीं होता? तो जो इस प्रश्न में आपका बी ऑप्शन पौधों का सूखना सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी, कुछ दिन समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेगी, इसका कारण क्या है? सी ऑप्शन बच्चों कवक आपका उत्तर है। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है, इसमें सी ऑप्शन आपका उत्तर आएगा। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला जो आपका है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। अब जो सूक्ष्मजीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। इसके बाद बच्चों प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट है डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। अब है आपका पांचवा क्वेश्चन। इसमें बच्चों आप करोगे संचरणीय रोग। चलिए तो रिक्त स्थान आपकी कंप्लीट। जो आपका तीसरा प्रश्न है, इसके उत्तर में आप लिखोगे, हम छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते। बच्चों इसके बाद में चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको जस्ट नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ से आप उत्तर नोट करेंगे। अब बच्चों ये प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन है वह हम देखते हैं। तो जो आपका पांचवा प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित रोगों में जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। तो देखिए जीवाणु द्वारा जो होता है वह हमने लिखा और विषाणु द्वारा जो होता है वह भी लिखा है।
इसके बाद में है छठा क्वेश्चन, चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का क्या नाम है? तो बच्चों चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का नाम अमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूक्ष्मजीव किस वर्ग में आता है? तो यह प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इसके बाद बच्चों इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखना है। तो अतिसार एवं मलेरिया इस वर्ग से होने वाले रोग हैं। और जो सातवां प्रश्न है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपका ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 7वें प्रश्न के बाद में। बच्चों ये है 8वां प्रश्न, बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर में कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, बताइए बूझो का मित्र कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है? तो बच्चों उत्तर लिखोगे मलेरिया अथवा डेंगू। ठीक है, उसके बीमार होने का कारण क्या हो सकता है? तो मादा एनाफिलीज एवं मादा एडिस मच्छर हो सकता है। अब हम देखते हैं इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करना चाहिए। तो ये हमने उपाय लिख रखे हैं, उत्तर आप यहाँ से लिखोगे। बच्चों इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए तथा उक्त कथन को स्पष्ट हमें करना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपका यह आ जाएगा। यहाँ तक आप आंसर कर लेंगे। बच्चों इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे आम सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। बताइए आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता? उत्तर में लिखोगे अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। फिर दूसरा क्वेश्चन है, आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्री को सूक्ष्मजीवों से बचाकर रखा जाता है? तो ये आपका उत्तर होगा। अब जो इस प्रश्न के बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो ये आप उत्तर में करेंगे। बच्चों इस प्रश्न के बाद में है आपका 12वां प्रश्न, दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? उत्तर में आप ये लिखोगे। बच्चों इसके बाद में है दीर्घवृत्तीय टाइप के प्रश्न, नाइट्रोजन चक्र का आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। तो बच्चों ये आरेख हमने दे रखा है नाइट्रोजन चक्र का, यहाँ से आपको देख लेना है। चलिए इस प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न, मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, रोगजनक सूक्ष्मजीव तथा रोगजनक से बचाव के उपाय हमें लिखने। तो जो देखिए ये हमने लिख रखे हैं, मानव रोग, रोगकारक सूक्ष्मजीव, संचरण का तरीका, बचाव के उपाय। ठीक है, ये टोटल चीज़ें यहाँ पर आपको दी हैं। अब चलिए इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रश्न आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को हमें स्पष्ट करना है। उत्तर में ये लिखेंगे, सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि सूक्ष्मजीव जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्मजीवों जैसे दवाइयाँ, अल्कोहल से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे सिरका, बेकरी आदि किए जाते हैं, जो कहीं महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त करने के लिए वरदान से कम नहीं है। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में प्रोजेक्ट नंबर 1 आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट में हमें दिया है, पहला प्रश्न देखते हैं, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? तो ये आप उत्तर लिखोगे। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न, दोनों गमलों में से किस गमले में सामग्री का अपघटन हो गया? इस प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखोगे। अब जो दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, सामग्री का अपघटन का क्या कारण है? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे, अपघटन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो ये आप उत्तर में लिखेंगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसकी क्या उपयोग है? तो आप उत्तर में ये लिखेंगे, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट नंबर 2, आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्री के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करना है। जैसे कि बच्चों क्रमांक दिया है, भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम, पैकेट के निर्माण का दिनांक, पैकेट समाप्ति की दिनांक, भोज्य पदार्थ में उपयोगी और संगठकों के नाम और महत्वपूर्ण संगठक का नाम हमें बताना है। अब देखिए जो आपकी बुक में बच्चों आपको नीचे स्पेस दी गई है, तालिका बनी है, उसमें ही आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर से अलग से तालिका ऐड कर दी है जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो बच्चों देख सकते हैं भोज्य पदार्थ का नाम दिया है, डेट डली है, समाप्ति डेट डली है, भोज्य पदार्थ में कौन से प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो भी लिखा है,
संगठकों के नाम भी लिखे हैं और महत्वपूर्ण संगठक का नाम भी दिया है। सबसे पहले हमने तेल का लिखा, फिर आटा, मैगी, चिप्स और दाल, तो ये सभी आप लिख लेंगे। चलिए इसके बाद में बा वाले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपका ये आ जाएगा। इसके बाद में जो आपसे इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, लिखिए। तो ये आप उत्तर में लिखोगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तु हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जा सकते हैं, यदि हाँ तो सूचीबद्ध करना है। तो बच्चों ये आपका उत्तर आएगा। चलिए इन क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं बच्चों आपका अध्याय 3। अध्याय 1 और 2 हमने कंप्लीट किया, अब हम आपका अध्याय 3 सॉल्व कर रहे हैं। अध्याय 3 का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आपको जो ये बॉक्सेस दिए हैं इनमें आप लिखोगे सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोल, डीजल और मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टॉर्च, लालटेन। इसके बाद में बच्चों जो आपका दूसरा पीस पूछा गया है, ये तालिका आपको दी है, इसमें लिखोगे, देखिए कोक का उपयोग इस्पात उद्योग में होता है, कोलतार का सड़क निर्माण में, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला, सभी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है यहाँ पर बताया गया है, तो आपको लिख लेना है। अब बच्चों इसके बाद में देखते हैं आपके सही विकल्प दिए गए हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है तो पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। बी ऑप्शन पेट्रोलियम आपका उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपका सी ऑप्शन कोलतार मिट्टी का तेल आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन। इसके बाद में है आपका तीसरा प्रश्न, प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित, अति आवश्यक होने पर भी इसका उपयोग करना चाहिए, इसका उपयोग कम करने से हमें क्या लाभ होगा। तो जो इस क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा कम होगा, सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे। तो जो इस क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे, ये आपका सही उत्तर है। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है। चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत की ऊपर क्यों है। तो इसमें लिखोगे क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान दिए हैं, पहला जो आपका रिक्त स्थान है इसमें आप लिखोगे सीएनजी, दूसरे में बच्चों आपका आएगा जीवाश्म, तीसरे में आपका आएगा परिष्करण, तीसरे के बाद में बच्चों जो आपका चौथा रिक्त स्थान है इसमें आप लिखोगे कोयला गैस, और पांचवें रिक्त स्थान में आपका आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों इन क्वेश्चन के बाद में हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो हम उसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। बच्चों वैसे समाप्त कभी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो हमने उत्तर दिया है। अब चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं चौथा प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहाँ पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं। तो ये आप उत्तर लिखोगे। बच्चों सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम बताना है। सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। छठा क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखना है। उत्तर में आ जाएगा भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। बच्चों छठे नंबर की क्वेश्चन के बाद में सातवां प्रश्न है, यदि हम अपनी सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो क्या होगा। तो ये आप उत्तर लिख लोगे। अब बच्चों सातवें नंबर के प्रश्न के बाद में आठवां प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। उत्तर में आप ये लिखोगे पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा। अब बच्चों आठवें नंबर के प्रश्न के बाद में नौवां प्रश्न है, तो ये नौवें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करना है। तो जो एक साइड हमने संगठन लिखे हैं, दूसरी साइड उपयोग, इस प्रकार से आपको भी लिख लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलपीजी, सेकंड में हमने पेट्रोल और तीसरे में केरोसिन, चौथे में हमने डीजल लिखा है। इसके बाद में हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जनजागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, पेट्रोल के समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं, उत्तर लिखना है। तो ये आपका उत्तर रहेगा।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको फुल आंसर लिखना है। ये है आपका 12वां प्रश्न। अब बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 13वां, दीर्घोत्तरी टाइप का प्रश्न। आपने दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोग लिखना है। तो देखिए, बिजली उत्पादन, कोयला लिखा हमने बिजली उत्पादन में और घरेलू उपयोग। पेट्रोलियम का लिखा बच्चों वाहनों का ईंधन, वाहनों के ईंधन के रूप में और गृहिणी उपयोग। ऐसे ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत आपके क्या क्या हो सकते हैं, वह भी हमने लिखा है। और पेट्रोलियम के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन, बायोगैस और सीएनजी। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है। मान लीजिए कुछ वर्षों के बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। तो जो उत्तर में आप ये लिख लेंगे। ठीक है, सभी पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन में नोट कर लेने हैं। टोटल बच्चों हमने 6 पॉइंट लिखे हैं। इसके बाद में है बच्चों पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से होता है, लिखिए। तो देखिए, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों और पौधों के अवशेषों से लाखों वर्षों तक उच्च तापमान और दबाव बदलने से होता है। ये अवशेष समुद्र के तल में दब जाते हैं और समय के साथ जैविक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तेल और गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। बच्चों 15वें नंबर के प्रश्न के बाद में प्रोजेक्ट नंबर 1 हमें दिया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। अपने घर की जनवरी से दिसंबर माह के बिजली बिल को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो आपको तालिका दी उसमें आप लिखिएगा। मैंने यहाँ पर एक अलग से तालिका बना ली। इधर हमने लिखा क्रमांक, महीना, ऊर्जा की खपत यूनिट में और कुल व्यय राशि, ये हमने लिखी है। तो देखिए, जनवरी में 250 यूनिट थी, 1800 का बिल आया था। ऐसे ही फरवरी में लिखा है हमने, मार्च का लिख रखा है, अप्रैल, मई और जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। बच्चों अगर आप अपने घर के बिल का लिखना चाहते हैं तो वह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई। तो फरवरी, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर में बिजली बिल की राशि कम आई है। किस माह में बिजली बिल का व्यय अधिक है। तो जून, दिसंबर में बिजली बिल का व्यय अधिक हुआ है। बिजली बिल जिन माह में अधिक आया उसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि इन माह में गर्मी के कारण कूलर, पंखों का उपयोग अधिक हुआ। बिजली की खपत कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो बिजली से चलने वाले उपकरणों का सीमित उपयोग करेंगे। ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनानी है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अब बच्चों प्रोजेक्ट नंबर आपका 2 है। ईंधन संरक्षण के 3 नारे और 3 पोस्टर बनाना है। तो सबसे पहला नारा लिखा साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ, और हमने पोस्टर बनाया है। ठीक है, पोस्टर चिपका सकते हैं, बना सकते हैं। पवन ऊर्जा अपनाओ, ईंधन को बचाओ, तो इसमें हमने पवन ऊर्जा का चित्र बनाया है। और तीसरा नारा लिखा सौर ऊर्जा को करो उपयोग, ईंधन का ना करो दुरुपयोग, और ये हमने सूर्य का चित्र बना दिया। अब जो आपका आ जाता है अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला। देखिए पार्ट 1 से लेकर 3 तक हमने कंप्लीट किया। यहाँ से हम आपका अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला सॉल्व करेंगे। तो पहली जो आपको तालिका दी है इसमें आप लिखोगे जल्दी जल्दी, देर से देर से। ठीक है, इसके बाद में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प आपसे पूछे हैं, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। उत्तर में आपका बी ऑप्शन आग पर नियंत्रण सही उत्तर है। अब बच्चों एक हमें चित्र दिया है। चित्रानुसार कागज़ के 2 रूप, पहले से पानी एवं दूसरा खाली है, मोमबत्ती की ज्वाला पर रखते हैं। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में बच्चों आपका सी ऑप्शन, तीसरा जो आपका प्रश्न है सही विकल्प वाला, इसमें सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। तीसरे के बाद में बच्चों चौथा प्रश्न, अम्लीय वर्षा हो सकती है कोयले और डीजल के जलने से। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब बच्चों आपका 5वां क्वेश्चन है, यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा। इसमें बच्चों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड सही उत्तर है। देखिए बच्चों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं इसका थोड़ा सा आपको क्लियर करके बताता हूँ। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन का आंसर हमने कंफर्म कर लिया है। इसका जो आंसर आपका रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगर पर्याप्त हवा नहीं मिलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा, डी ऑप्शन आप उत्तर में करोगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिए हैं, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बच्चों ऊपर हमें शब्द भी दिए गए हैं। देखिए पहला जो आपका रिक्त स्थान है इसमें किलो जूल प्रति किलोग्राम आप करोगे, यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं पहले वाले रिक्त स्थान में। ठीक है, दूसरे में बच्चों आपका बाह्य ताप आएगा उत्तर में, तो बाह्य ताप आप लिखेंगे। तीसरे में बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपको लिखना है। चौथे में बच्चों जो आपका उत्तर है वह आएगा कम,
और 5वें रिक्त स्थान में आप लिखोगे ऊपरी। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्तरी टाइप के प्रश्न, अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। तो जो हमें चित्र दिए गए हैं 2 और इसके नीचे हमसे प्रश्न पूछा है। तो जो आपका बच्चों ये चित्र वाला प्रश्न है, चित्रानुसार 2 कागज़ ये भी दिए गए हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे ये। चलिए इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज़ सूखे कागज़ में किसे जलाना आसान होगा और क्यों? तो चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका ये आएगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन किया जाता है। तो ये लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का उत्तर। और जो 5वें नंबर के प्रश्न के बाद में 6ठा नंबर का प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.033 है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर हमने ये लिखा है, यहाँ से देख करके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए 6ठे नंबर के क्वेश्चन के बाद में बच्चों 7वां प्रश्न है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज़ आवाज़ होती है। तो स्पष्ट करना है। तो ये आपका उत्तर होगा। चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में बच्चों लघुत्तरी टाइप के प्रश्न है, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल से भंडारण अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है जबकि दोनों ईंधन ही हैं? तो ये उत्तर लिखोगे, मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप कोयले की तुलना में कम होता है जिससे अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है और अधिक जल्दी दहन शुरू कर सकता है, इसलिए इसके भंडारण में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग बुझाने का जल उपयुक्त नहीं है, क्यों? समझाइए। आप इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? तो जल विद्युत उपकरणों में शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है और पेट्रोल के साथ मिलकर आग फैलने का जोखिम होता है। इन आगों को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या फोम अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए। अब बच्चों 10वां क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक ने ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीमान अधिक था तथा ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस था तथा ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे, हाँ ये एक अच्छा ईंधन था क्योंकि इसका ऊष्मीमान अधिक था और प्रदूषण रहित था, जिससे यह अधिक ऊर्जा देता और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। बच्चों 11वां प्रश्न है, यदि ईंधन का ज्वलन ताप औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? इस स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम उदाहरण लिखना है। तो ये 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में हम आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों है? कारण लिखिए। लकड़ी का उपयोग हानिकारक है क्योंकि इससे जलने से अधिक धुआं और प्रदूषण उत्पन्न होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। अब जो 13वें नंबर का प्रश्न है, कारण स्पष्ट हमें करना है। दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ चलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? तो उत्तर हम लिखेंगे, मोमबत्ती का वाष्पशील पदार्थ मोम होता है जो ज्वाला के साथ चलता है, जबकि कोयला ठोस होता है और इसे जलाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिससे यह बिना ज्वाला के जलता है। अब जो बा वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है तो प्रश्न और उत्तर आप यहाँ से देख करके लिखोगे। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी आप यहाँ से देख कर लिखोगे, ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर लिखोगे, ताजमहल का रंग पीला होने का कारण वायु प्रदूषण, धूल, अन्य पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं जो संगमरमर की सतह पर जम जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप संभावित उपाय कर लिखिए। तो ताजमहल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना, नियमित सफाई और सुरक्षात्मक कोटिंग का उपयोग किया जा सकता है। अब जो अगला क्वेश्चन है, बूझो ने पहेली को फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे, पहेली की फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी क्योंकि ज्वाला का आंतरिक भाग अधिक गर्म होता है, जिससे फुलझड़ी जल्दी जल जाती है। अब बच्चों नेक्स्ट है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो बच्चों ये जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए बच्चों, आपकी बुक में ही आपको चित्र मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा रहेगा मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र और पूरा डिटेल आपको दी है। सबसे गर्म भाग, कम गर्म भाग, सबसे कम गर्म मोमबत्ती, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, आंशिक दहन वाला भाग, बिना जल की मोमबत्ती, आंतरिक, ठीक है। तो ये है आपका चित्र, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो बच्चों इसमें जो चित्र बनाना था वह मैंने आपको बताया है।
आप वहाँ से बना लेंगे। और देखिए प्रोजेक्ट नंबर 1 हमें दिया गया है, तो इस प्रोजेक्ट में जो आपके उत्तर होंगे बच्चों, एक सप्ताह में 3 लीटर और 12 लीटर आपका आ जाएगा, और फरवरी 2024 में 14.5 लीटर और 58 लीटर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन दूसरा। वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य कितना 109 रुपये है। बूझो अपने पिता द्वारा कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा, तो 381। अब बच्चों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका आ जाएगा यहाँ पर तो 90 रुपये लिख लीजिएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1305। फिर बच्चों जो चौथा क्वेश्चन पूछा है इसका उत्तर में आप लिखोगे ये, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2। तो इसमें आपको बच्चों आ वाला क्वेश्चन जो दिया है, अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना बनाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये हमने लिखा बच्चों, एलपीजी का उपयोग किया जाता है, लकड़ी का, कोयले का, बायोगैस, इलेक्ट्रिक स्टोव, ठीक है। इनमें से लकड़ी और कोयला प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि इनसे जलने से धुआं हानिकारक गैस निकलती हैं। और बच्चों बा वाला जो प्रश्न है, हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखना है। तो ये आप उत्तर लिखोगे। बच्चों ये आपका पाठ 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको और पाठों के उत्तर देखना है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप सभी पाठों के उत्तर की वीडियोस देख सकते हैं।